तमसाः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपनी भूमिका समझ। पिछले अब काल में जिन विकृत पीढ़ियों का समाज में आगमन हुआ है उसका सुधार करना जन नेताओं तथा समाज के पथ प्रदर्शकों का काम है। हाथी के दांत बाहर निकले आए हैं उनकी ओर ध्यान केंद्रित न करें, अर्थात समाज में जो प्रौढ़ वर्ग सक्रिय है उसका सुधार करना एवं सामाजिक नेताओं का काम करना। अध्यापकों का कर्तव्य है कि उनके संरक्षण में शिक्षा पाती हुई जो नई पौध पल रही है उनके वांछित विकास की ओर ध्यान केंद्रित करें और अपने पूरे ईमान के साथ उन संस्कारों की ऐसी रचना करें कि जब भारत के विभावी नागरिक समाज में उतरें तो संसार एक साथ चकित होकर भारतीय समाज को आमूल बदला हुआ देखे। छोटी छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों से लेकर उच्चतम कक्षाओं के छात्रों को भी अध्यापक अपने संसर्ग के प्रभाव से आदर्श नागरिक बनाने में बहुत सफल हो सकते हैं। छोटी कक्षा के विद्यार्थी जो अभी विकसित नहीं हुए उनके चिंतन तथा स्वभाव में आमूल चूल परिवर्तन कर सकना कठिन नहीं है। उनकी जिज्ञासा तथा ग्रहणशीलता सहज ही बहुत अधिक होती है। उच्च कक्षाओं के विकसित मस्तिष्क वाले युवकों में हित अहित सोचने की क्षमता आ जाती है। उनमें उपद्रवी तथा विद्रोही प्रवृत्तियां इसलिए पनप रही हैं कि उन्हें भला बुरा कहने वाले रूखे उपदेश देने वाले बहुत हैं, किंतु उनके प्रति संवेदना एवं सहानुभूति रखते हुए उन्हें सही दिशा निर्देश देने की क्षमता तथा इच्छा संपन्न व्यक्ति उन्हें खोजने पर भी नहीं मिलता। अध्यापक किस कमी की पूर्ति बखूबी कर सकती हैं, इसके लिए उनके मनोवैज्ञानिक स्तर एवं उनकी स्नेह की भूख को समझकर समुचित ढंग अपनाने भर की आवश्यकता है। वैसे तो स्कूल के कार्यक्रमों में ऐसी बहुत सी विधियां दी होती हैं जिनके द्वारा छात्रों के मनोविकास तथा चरित्र निर्माण में सहायता मिल सकती है, पर अधिक प्रगति तभी होगी जब अध्यापक व्यक्तिगत रूप से इस दिशा में कुछ अधिक अभिरुचि लेने लगें, अधिक जिम्मेदारी अनुभव करें और अधिक प्रयत्नशील रहें। विद्यार्थियों के मस्तिष्क में विचार आंदोलन जगाने के लिए आवश्यक है कि उनकी विचारधारा को उस अशुभ अवांछनीय दिशा में बहने से रोका जाए जो दिशा उन्होंने पारिवारिक वातावरण, संगति अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों से प्रभावित होकर अनजाने में ग्रहण कर ली है। जिस पद्धति से विद्यार्थी अपने आप को चला रहा है, अध्यापकों को चाहिए कि वे उसका अध्ययन करें और इस बात को समझें कि कौन सा विद्यार्थी किस प्रकार की जीवन पद्धति अपनाता चला जा रहा है। विद्यार्थी की चित्त वृत्तियों का अध्ययन कर लेने के बाद अध्यापक को चाहिए कि वे अपने छात्रों का विचार संपादन करें, उनके मस्तिष्कों से अवांछित विचारों अथवा वृत्तियों को निकालें और वांछित विचारों और वृत्तियों की स्थापना करें। विचार संपादन का यह कार्य कठिन तथा समय साध्य प्रतीत हो सकता है और विचार आ सकता है कि कोई अध्यापक पाठशाला भर के सारे छात्रों पर कैसे तो दृष्टि रख सकता है, कैसे उसकी चित्त वृत्तियों तथा विचारधाराओं का अध्ययन कर सकता है और कैसे उनका संपादन कर अवांछनीयताओं को हटाकर वांछनीयताओं का आरोपण कर सकता है। यह काम तो बड़ा व्यापक और बड़ा कठिन विदित होता है, किंतु बात ऐसी नहीं है। ऐसा तब लगता है जब कोई एक अध्यापक ही ऐसा रहता है केवल अपने पर समझे। यह कर्तव्य केवल किसी एक अध्यापक का नहीं है और न एक अध्यापक इस बृहत कार्य को कर सकता है। इस विचार अध्ययन तथा संपादन का कार्यक्रम स्कूल के प्रत्येक अध्यापक को अपना कर्तव्य समझना होगा और तत्परता से सावधानी पूर्वक उसमें लगना होगा। जब प्रत्येक अध्यापक समान रूप से स्थिति के अनुसार विद्यार्थी अथवा विद्यार्थियों पर दृष्टि रखेगा तो क्रमशः सारे विद्यार्थियों के स्वभाव से परिचित हो जाएगा। यहाँ पर यह बात भी हो सकती है कि किन्हीं विद्यार्थियों के विषय में अध्यापकों के बीच विचार वैभिन्न हो। इस प्रकार विचार वैभिन्न को समता में लाने के लिए अध्यापक को
आपस में विचार विमर्श करते रहना चाहिए, केवल किसी विद्यार्थी के विषय में विचार समीकरण के लिए ही क्यों। यूँ भी छात्रों के बीच कार्यक्रम के माध्यम से चरित्र निर्माण करने के लिए भी तो अध्यापकों की विचार गोष्ठी होते रहना आवश्यक है। अपनी सामाजिक विचार गोष्ठियों के अवसर पर अध्यापकों को छात्रों में संस्कार सृजन करने के लिए पहले से ही रूपरेखा तैयार करते रहना चाहिए और एक निर्धारित प्रकार से अपना कार्यक्रम चलाना चाहिए। इस प्रकार एक प्रकार तथा एक पद्धति से रचना क्रम को क्रियान्वित करने से विद्यार्थियों पर डाले जाने वाले संस्कार जल्दी जड़ जमा लेते हैं। विचार गोष्ठियाँ किस समय हों और विद्यार्थियों को किस समय क्या शिक्षा दी जाए, इसका निश्चय अध्यापकों को देश काल के अनुसार अपनी तथा विद्यार्थियों की सुविधा के अनुसार स्वयं कर लेना चाहिए। सारांश यह है कि अध्यापक वर्ग को विद्यार्थियों की चरित्र रचना के काम में ठीक उसी भावना के साथ लगाना चाहिए जिस प्रकार कोई विशाल एवं महत्वपूर्ण निर्माण कार्य करने के लिए इंजीनियरों तथा शिल्पियों का मंडल विचार करने के उपरांत एक मन तथा मत्स्य कार्य में लग जाता है। विद्यार्थियों के रूप में राष्ट्र रचना का कार्य किसी भी उपयोगी स्थापत्य रचना से हजारों लाखों गुना आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। बच्चों में जीवन निर्माण की सृजनात्मक प्रवृत्तियां उत्पन्न करने के लिए उन्हें उपयुक्त अनुरूप साहित्य पढ़ाया जाना चाहिए। यह विचार साहित्य विवेचना अथवा गवेषणापूर्ण होने के स्थान पर सरल, सुबोध, रोचक तथा उद्देश्यपूर्ण ही होना चाहिए। यदि यह साहित्य कथा, कहानियाँ तथा कविताओं के रूप में हो तो अधिक सार्थक तथा प्रभावकारी होगा। अनुरूप विचार साहित्य संचय करने के लिए अध्यापकों को स्वयं भी प्रयत्न करना चाहिए। इस विषय में उन्हें विद्यार्थियों अथवा उनके अभिभावकों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हाँ, इतना किया जा सकता है कि वांछित विचार साहित्य संकलित करने के लिए अभिभावकों की सहमति से विद्यार्थियों से एक दो रुपया प्रतिमाह चंदा इकट्ठा किया जा सकता है। चुनी हुई पुस्तकें इस पुस्तकालय में हों और उन्हें पढ़ने में अभिरुचि जगाने के लिए विशेष प्रयत्न किया जाए। अमुक पुस्तक अमुक बच्चा पढ़कर लाए, उसका निष्कर्ष सुनाए, ऐसी प्रेरणा देते रहने से बच्चों में जीवन निर्माण का साहित्य पढ़ने की आकांक्षा उत्पन्न हो सकती है। विचार की खोजबीन तथा उसको संचित करने एवं विद्यार्थियों के पाठ्यक्रमों में से ऐसे पाठ चुना जा सकते हैं जो आवश्यक उद्देश्य की पूर्ति करते हों। शिक्षाप्रद पाठों को केवल परीक्षा के लिए पढ़ाने से आगे बढ़कर इस ढंग से पढ़ाया जा सकता है कि उनका प्रभाव स्मृति पर पढ़ने के साथ साथ मन और मस्तिष्क पर संस्कार रूप में भी पड़े। पाठ्य पुस्तकों में भी इस प्रकार के उपयोगी पाठों की कमी नहीं रहती। इसके अतिरिक्त यदि अध्यापक चाहे और प्रयत्न करे तो न केवल साहित्य अथवा भाषा की पुस्तकों से ही बल्कि भूगोल, इतिहास, गणित आदि विषयों को पढ़ाते तथा समझाते समय भी ऐसे सूत्रों तथा पहेलियों का समावेश कर सकता है जो संस्कार सृजन के उद्देश्यों में सहायक हो सकते हैं। किसी भी विषय को किसी भी दिशा में मोड़कर समझाया जा सकता है और ऐसा कर सकना किसी विचारशील अध्यापक की क्षमता परिधि में ही हो सकता है। तात्पर्य यह है कि कोई भी अध्यापक कोई भी विषय क्यों ना पढ़ा रहा हो, उसको समझाते समय शैली में किसी भी संस्कार के लिए विचारों का पुट दे सकता है। विद्यार्थियों में विषय के प्रति ऊंची भावना जगाते हुए उदात्त मनोवृत्ति का बीज बो सकता है जो कि आगे चलकर किसी भी दिशा में वांछित फल पाया जा सकता है। इस प्रकार यदि हमारा अध्यापक वर्ग चाहे और प्रयत्न करे तो गिनती गिनाने से लेकर कविता तक हर विषय के माध्यम से विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण का कार्य कर सकता है। भावनात्मक नव निर्माण के विचार साहित्य की बाल उपयोगी पुस्तकें हों, यह आवश्यक है, किंतु इतना अनिवार्य नहीं है कि यदि पुस्तकों का अभाव है तो यह कार्य हो ही नहीं सकता। इसका एक सरल सा मार्ग यह है कि अध्यापक स्वयं भी एक बोलती पुस्तक बन जाए। अध्यापक को चाहिए बड़ी बड़ी पुस्तकों में से अनुरूप प्रकरण पढ़े और बच्चों के योग प्रसंगों को स्वयं पढ़ ले या गढ़ ले और उन्हें कथा, कहानी, संस्मरण अथवा उदाहरण के रूप में बच्चों को सुनाए। ऐसा करने से अध्यापकों में अधिक पढ़ने की रुचि बढ़ेगी, ज्ञानवर्धन होगा, वक्तृत्व विकसित होगा और कभी भी प्रसंग अथवा प्रकरण में उपयोगी तत्व निकाल लेने की दक्षता प्राप्त होगी, जिसमें आगे चलकर भी बाल उपयोगी छोटी छोटी पुस्तकें लिख सकने में समर्थ हो सकते हैं। ज्ञान तथा संदर्भपूर्ण होने से अध्यापक विद्यार्थियों के लिए अधिक आकर्षण तथा श्रद्धा के पात्र बन जाएंगे, जिससे उनमें विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ेगा
और वे उनकी बात भावनापूर्वक मानने लगेंगे। इस प्रकार पुस्तकीय अथवा मौखिक विचार साहित्य पढ़ाने से छात्रों में भी ज्ञान की वृद्धि होगी, जिससे उनके चरित्र निर्माण में बहुत सहायता मिलेगी। कविता सम्मेलन बच्चों के बौद्धिक विकास तथा विचार संस्कार के लिए कविता सम्मेलन अथवा कविता पाठ की सामूहिक गोष्ठियां भी बहुत उपयुक्त हो सकती हैं। पदबद्ध भाव गद्य से अधिक शीघ्र तथा स्थायी प्रभाव डालते हैं। साथ ही बच्चे भावपूर्ण कविताओं को शीघ्र याद भी कर लिया करते हैं और उन्हें गुनगुनाया भी करते हैं, जिससे पद के भाव उनके अंतर मन पर अनजाने ही प्रभाव डालते रहते हैं। अध्यापकों को चाहिए कि वे अपने छात्रों की साप्ताहिक, मासिक अथवा उपयुक्त सामयिक काव्य गोष्ठियां कराते रहें। इन गोष्ठियों में बच्चों को कविता पाठ के लिए रचनाएं स्वयं चुनकर दे देना ही अधिक उपयुक्त होगा। कच्ची बुद्धि के बच्चे अपनी रुचि के अनुसार तो कविताएं चुन सकते हैं, किंतु उद्देश्य के अनुसार नहीं। कविताओं का चुनाव आदर्श साहित्य से ही करना चाहिए। सरल भाषा तथा सरल शैली की कविताएं ही बच्चों के लिए चुनी जानी चाहिए। ऐसी कविताएं बच्चे जल्दी से याद कर लेते हैं, समझ भी सकते हैं और उनका सस्वर सुंदर पाठ भी कर सकते हैं। ऐसा करने से बच्चों में दिनों दिन सत साहित्य पढ़ने की रुचि विकसित होती जाएगी, जिससे आगे चलकर वे सिनेमा के गंदे गाने और बाजारू गीतों को अपनाने से बच जाएंगे। एक बार रुचि में ऊंचाई आ जाने से फिर उनके हृदय में ऊंची रुचि के लिए अवसर नहीं रहेगा। जिन पढ़े लिखे बालकों में सत साहित्य पढ़ने की रुचि पैदा हो गई, मानो उनके चरित्र निर्माण का आधा काम पूरा हो गया। अपनी रुचि के स्तर से ही मनुष्य अपना ऊंचा नीचा जीवन क्रम चुन लिया करता है। काव्य सम्मेलन के अवसर पर पाठ करने के लिए बच्चों को ऐसी कविताओं का ही निर्देश करना चाहिए जो सरल एवं सुबोध तो हो ही, साथ ही संगीतात्मक भी हो। सस्वर संगीत में एक देवी गुण होता है, यह है कि संगीत के स्वर मनुष्य मन मस्तिष्क पर बड़ा ही शुभ प्रभाव डालते हैं, जिससे बहुत से जान तथा अनजान विकारों का परिमार्जन होता रहता है। और फिर जब संगीत के साथ शिव तत्व पूर्ण भाव सौष्ठव का समावेश हो जाता है, तब तो सोने में सुगंध का सा संयोग उपस्थित हो जाया करता था है। शिव तत्व को शुभ संगीत का अभ्यास किसी के भी मनोविकास तथा चरित्र निर्माण जादू का काम किया करता है। कविता पाठ के लिए रचनाओं का चुनाव करते समय अध्यापकों को एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रचनाओं में जीवन विकास संबंधी ही भाव भरे गए हों। इस जीवन विकास के दायरे में मानवता के वे उच्च गुण भी आते हैं, जिससे वे साहस, सद्भावना, सहयोग, सत्य, श्रम, वीरता, भगवत भक्ति, राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा आदि गिनाए जा सकते हैं। आशा यह है कि कविता पाठ के लिए बच्चों को ऐसी ही रचनाएं निर्देश की जाएं जो उनके आचरण निर्माण में सहायक हो सकें। संयमशीलता, शालीनता, अनुशासन, आज्ञा पालन, पारस्परिकता आदि विशेषताएं भी निर्वाचनीय कविताओं में होना अपेक्षित हैं। कवि सम्मेलन के अवसर पर इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कोई एक छात्र अपेक्षाकृत अधिक वाहवाही न पा पाए और कोई उपेक्षित अथवा निरुत्साहित न हो जाए। बच्चों के काव्य सम्मेलन में यदि अस्वस्थ स्पर्धा का वातावरण रहा तो उनमें परस्पर प्रेम होने के स्थान पर ईर्ष्या द्वेष का सूत्रपात हो जाएगा और तब ऐसे कल्पित भाव की विद्वानता में बच्चों के वांछित चरित्र निर्माण की आशा करना मात्र दुराशा ही होगी। अच्छे विद्यार्थियों की प्रशंसा होना आवश्यक है, वे इसके अवश्य अधिकारी भी होती हैं, किंतु प्रशंसा इस प्रकार से की जाना चाहिए जिससे सराहना को अभिमान न होने पाए और अन्य दूसरे अपने को अपदस्थ अथवा हीन न समझने लगें। ऐसी स्थिति में क्या सराहनीय और क्या साधारण दोनों प्रकार के विद्यार्थियों की मानसिक हानि होगी। सदा संभव है कि काव्य में रुचि उत्पन्न हो जाने से अनेक बच्चे आगे चलकर स्वयं भी कविता लिखने लगें। उस समय उनकी काव्य रचना, शैली तथा विषय उसी प्रकार का हो सकता है जिसका कि अभ्यास वे अपने पूर्व सम्मेलन में कर चुके हैं। इसलिए काव्य सम्मेलन के लिए विद्यार्थियों को कविताएं चुनवाते समय अध्यापकों को पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए और इस दूरगामी दृष्टिकोण से ही रचनाओं का संकलन करना चाहिए कि इनमें से अनेक आगे चलकर कवि बनेंगे। उनको उन्हीं कविताओं का अभ्यास कराना चाहिए जिसको अध्यापक समाज रचना तथा राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक समझते हों। बच्चों में चरित्र निर्माण की नींव रखते समय ही आगत भविष्य के चित्र को सामने स्पष्ट कर लेना ही बुद्धिमानी होगी।
बच्चे में कोई रुचि अथवा संस्कार सृजन करते समय इस सत्य को अदृष्टिगोचर नहीं करना चाहिए कि आज के बच्चे भविष्य के नागरिक हैं। यह जिस प्रकार का चरित्र लेकर समाज में उतरेंगे उसी प्रकार का हमारा शासन तथा प्रशासन बनेगा। कविता पाठ के साथ साथ यथासंभव बच्चों से पठित कविता के अर्थ तथा भावों की व्याख्या भी कराई जा सकती है, जिससे उनमें समझदारी तो बढ़ेगी, साथ ही शिक्षकीय क्षमता का भी श्री गणेश होगा और किसी प्रकार के प्रकरण का अर्थ करने की उनकी एक विशिष्ट शैली भी बनेगी। उत्तम काव्य पाठ तथा अर्थ विवेचना पर छात्रों को पुरस्कार भी दिए जा सकते हैं। इन पुरस्कारों का प्रबंध भी अभिभावकों द्वारा चंदे से किया जा सकता है। साथ ही यह पुरस्कार वस्तु के स्थान पर प्रमाण पत्र एवं प्रशंसा पत्र के रूप में भी हो सकता है। अंताक्षरी सम्मेलन। काव्य सम्मेलनों की तरह अंताक्षरी सम्मेलन भी विद्यार्थियों की रुचि विकास तथा चरित्र निर्माण में बहुत सहायक हो सकता है। अंताक्षरी मनोरंजन बालकों की स्मरण शक्ति को बढ़ाने में अमोघ रसायन का काम करता है। अंताक्षरी प्रतियोगिता का वातावरण बड़ा ही मनोरंजक, प्रशंस तथा उत्साहपूर्ण रहा करता है। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए छात्र बड़े मनोयोग से दोहा, चौपाई, छंद, सोटे, सवैया, घनाक्षरी आदि याद करते हैं। अंतिम अक्षर से प्रारंभ अनिवार्य होने के कारण बच्चे आवश्यक छंदों को खोज कर क्रम से याद किया करते हैं। इससे अधिक ना सही कुछ ना कुछ अन्वेषण बुद्धि का विकास होता ही है, और कुछ ना सही तो विद्यार्थी इसी खोज के अंतर्गत अनेक पुस्तकें तो पढ़ते ही हैं। अंताक्षरी में तड़पड़ बोलते रहने से उनके वाक् वैदग्ध्य की वृद्धि हो सकती है। इस संबंध में उनकी झिझक खुल सकती है, स्मरण शक्ति में विश्वास बढ़ सकता है, जो कि आगे चलकर उनके बहुत काम आएगा। अंताक्षरी में तुलसीकृत रामायण का तो अधिकतम उपयोग है ही, साथ ही विद्यार्थियों को वृंद, रहीम, दादू आदि सत साहित्यकारों के दोहे तथा गृधर आदि कवियों की नीति तथा अनुभव परक कुंडलियां तथा आधुनिक कवियों के अच्छे अच्छे पदों के साथ सरल संस्कृत की नीति, धर्म तथा चरित्र निर्माण के श्लोकों को भी उपयोग करने के निर्देश देना चाहिए। इससे बच्चों में प्राचीनता के साथ नवीनता का मेल करने की रुचि बढ़ेगी। भारतीय संस्कृति में पुरातन तथा नवीन का सम्मिश्रण एक विशेष गुण है। विद्यार्थियों में इस समन्वय गुण का विकास होना ही आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक दोहा अंताक्षरी पुस्तक अखंड ज्योति प्रेस मथुरा से भी छपी है। इस अंताक्षरी सम्मेलन में इस विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें शोर शराबा और हुल्लड़बाजी नहीं होना चाहिए। यह होता तभी है जब छात्रों को किसी प्रतियोगी छात्रों को रोकने का अधिकार दे दिया जाता है। अध्यापकों को चाहिए कि वे स्वयं ही इसका निरीक्षण एवं निर्णय करें। किसी के प्रत्युत्तर पर प्रशंसा अथवा किसी के निरुत्तर होने पर हंसी के शब्दों की अभिव्यक्ति वातावरण को अवांछनीय बना देगी, जिससे कि अंताक्षरी का उद्देश्य ज्ञानवर्धन, स्मृति शक्ति विकास तथा चरित्र निर्माण ही नष्ट हो जाएगा। अंताक्षरी प्रतियोगिता में भी काव्य सम्मेलन की तरह ही पुरस्कार की व्यवस्था की जा सकती है। अंताक्षरी कार्यक्रम से जहाँ छात्रों में प्रत्युत्पन्न बुद्धि का विकास होगा, वहाँ साहित्य में भी अभिरुचि बढ़ेगी, जो कि उनके चरित्र निर्माण में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। इन सब कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य बच्चों का रुचि परिमार्जन ही होना चाहिए। भाषण प्रतियोगिता बच्चों के मनोविकास में कुछ कम सहायक नहीं होगी। यह बात जरूरी है कि शुरू में कोई बच्चा यदि स्वभाव से ठीक बाचाल नहीं है तो प्रतियोगिता में खड़े होकर गोष्ठी के सामने बोलने में झिझकेगा, लड़खड़ाएगा, किंतु इस स्वाभाविक प्रतिक्रिया से किसी बच्चे के प्रति अध्यापकों को निराशापूर्ण भाव नहीं बना लेना चाहिए। हर बच्चे को इस प्रोत्साहित करते रहना चाहिए मानो वह अपने अध्यापकों की दृष्टि में होनहार है। इससे उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा तो उनके विकास के लिए मन के मार्ग खोल देगा। कतिपय बार ऐसा करने से बच्चे बोल सकने लगेंगे और तब भाषण प्रतियोगिताएं सफल होने लगेंगी। विद्यालयों में भाषण प्रतियोगिताएं होती भी रहती हैं। एक तो वे अधिकतर छोटी कथाओं में नहीं होती, केवल 9वीं 10वीं कक्षाओं से प्रारंभ होती हैं। दूसरे वे केवल भाषण प्रतियोगिताएं न होकर वाद विवाद प्रतियोगिताएं हुआ करती हैं, जिन्हें अंग्रेजी में डिबेट कहते हैं। इन वाद विवाद प्रतियोगिता में विद्यार्थी दो टोलियों में बंटकर निर्धारित विषय पर पक्ष तथा विपक्ष में बोला करते हैं। इस प्रकार की डिबेट पद्धति से होता यह है कि कुछ विद्यार्थी किसी विषय के उज्ज्वल पक्ष के विश्वासी हो जाते हैं,
और कुछ अंधेरे पक्ष के अथवा दोनों पक्षों के तर्क जाल में फंसकर विषय के संबंध में कोई स्पष्ट धारणा नहीं बना पाते और जानकारी के रूप में सुन ही पाते हैं। वाद विवाद की यह पद्धति एक प्रकार से केवल शाब्दिक मनोरंजन अथवा बौद्धिक विलास जैसी हो सकती है। इसका कोई विशेष उद्देश्य अथवा मंतव्य नहीं होता। अपना एक निश्चित एवं स्थायी उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों में उदात्त ज्ञान जगाना और उनका चरित्र निर्माण करना, जिससे वे आगे चलकर शुभ एवं शुद्ध बन सकें। अपने इस मंगल मंतव्य को पूरा करने के लिए अपने अध्यापकों को भाषण की वाद विवाद पद्धति को तो नहीं ही अपनाना है, साथ ही गुण परक ऐसे विषयों को निर्धारित करना है कि जिनके विषय में दो मत होना स्वाभाविक है। उदाहरणतः है विषय सत्य, संयम, ईमानदारी, अश्वार्थ, परिश्रम, पुरुषार्थ, देशभक्ति, राष्ट्रनिष्ठा, समाज सेवा, अनुशासन, उत्तरदायित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, सहानुभूति, सौहार्द, सहयोग तथा सहकारिता आदि हो सकते हैं। खींचतान करके इन अतर्क विषयों के संबंध में भी विपक्षी तर्क सोचे जा सकते हैं, किंतु अपने को ऐसा नहीं करना है। सारे विद्यार्थियों को मान्यताओं एवं गुणों के पक्ष में बोलने को प्रेरित किया जाना चाहिए। इस प्रकार जब छोटे छोटे छात्र गुणों के ही पक्ष में कहेंगे, बोलेंगे और सुनेंगे तो अवश्य ही उनमें गुणों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी और वे गुणी बनेंगे। उनके संस्कार शुभ से सराबोर होकर अशुभ का त्याग करने लगेंगे। इस प्रकार भावी नागरिकों के चरित्र रचना की योजना का उद्देश्य पूरा होने लगेगा। निषेधात्मक पक्ष में बोलना हो तो नशेबाजी, उच्च श्रृंखला, आलस्य, बेईमानी, अनैतिकता, असंयम आदि बुराइयों के खंडन पर बोला जा सकता है। भाषण प्रतियोगिता की तैयारी में अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों का हाथ बटाना बहुत आवश्यक है। एक तो बच्चे उस समय तक किसी विषय में गतिमान होने में समर्थ नहीं होते, दूसरे यदि तैयारी का भार उन्हीं पर डाल दिया जाएगा तो उलझन के साथ उल्टा सीधा सोचकर थकेंगे, समय खराब करेंगे, ऊबेंगे, जिससे कि इस कार्यक्रम के प्रति उनमें अनमनस्कता उत्पन्न होगी अथवा वे किन्हीं दूसरे लोगों के पास सहायता के लिए दौड़ेंगे। यह ठीक ना होगा। कोई अन्य अनजान व्यक्ति बच्चों को उल्टी सीधी पॉइंट भी बता सकता है, जिससे बालकों की निर्धारित मानसिक धाराओं में विक्षेप उत्पन्न हुआ है। इन अवांछनीय संभावनाओं से बचाने के लिए बच्चों को भाषण प्रतियोगिता की तैयारी स्वयं अध्यापकों द्वारा ही करना चाहिए। प्रतियोगिता स्थल पर विद्यार्थी किस प्रकार बैठते हैं, वक्तव्य के स्थान पर किस प्रकार भाषण करते हैं, उतार चढ़ाव के साथ किस प्रकार बोलते हैं, संकेत इंगित तथा भाव भंगिमाओं को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, इन सब बातों पर विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। ध्यान तो रखना है, साथ ही उन्हें इसके लिए उचित प्रशिक्षण देना भी जरूरी है। इन सब बातों के प्रशिक्षण में मूल बिंदु यह होना चाहिए कि बैठने, बोलने तथा अभिव्यक्ति देने में विद्यार्थियों की भंगिमाओं में गंभीरता, उत्तरदायित्व तथा अनुशासन का अभाव तो नहीं है। साथ ही एक शोभा बनी रहे, एक प्रसन्नता बनी रहे, कोई बोझिलपन न आने पाए। भाषण गोष्ठी का कक्ष अथवा स्थान उपयुक्त उपकरणों से सजा लिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहे। इन सज्जा उपकरणों में संसार के बड़े बड़े वक्ताओं के चित्र तथा हस्तलिखित भाषणों के अंश भी हो सकते हैं। अन्य महात्माओं एवं महापुरुषों की पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं भी अनुपयुक्त न होंगी। तात्पर्य यह है कि भाषण स्थल की सज्जा इस ढंग से की जाए कि वहाँ का वातावरण आयोजन के अनुरूप अनुभव हो। मानव मस्तिष्क पर वातावरण तथा स्वयं की भाव भंगिमाओं का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इससे संस्कार सृजन में बड़ी सुविधा रहती है। सुंदर वातावरण मनुष्य की गंदगी दूर करके सुंदर बनाता है।